क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 9 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और टेलीग्राम का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई आप लोग को जानकारी लेनी है, हमारे स्टडी पेड ग्रुप जो है अभी चालू होने वाले हैं 2022 यूपीपीएससी के लिए। ठीक, उसकी जानकारी मैंने पूरी जो है दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे भी। उसका अलग से एक वीडियो भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो 9650347272 पे आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 से हिस्ट्री संबंधित है। देखिए, ज्योति राव फूले और सावित्रीबाई फूले, इनसे संबंधित न्यूज़ में क्या था कि गवर्नर एक हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने एक रिमार्क दिया कि भाई साहब ये लोग खुद इन्होंने जो है चाइल्ड मैरिज करी थी, ये दोनों ही जो समाज सुधारक हैं। तो इस पर थोड़ा बवाल मचा, उसमें हम लोग इतना नहीं जाएंगे। मेन चीज़ है इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपल थे। इन्होंने सामाजिक और जो है शैक्षिक क्षेत्र में भारत की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक, इन्होंने जो है फीमेल एजुकेशन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, कास्ट को ख़त्म करने के लिए, जातिवाद को, और जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग आधारित भेदभाव, उसको समाप्त करने के लिए बहुत काम किया। और ये अभी 19वीं सदी में या फिर 20वीं सदी में की बात नहीं हो रही है, 1848 1853, मतलब बहुत आज से मतलब कम से कम 150 170 साल पहले। ठीक, और मतलब 1857 जब पहली हम लोग कहते हैं लड़ाई हुई थी, उससे पहले से ये लोग काम करते चले आ रहे हैं। तो देखो, 1840 में चाइल्ड मैरिज हुई भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। सावित्री जी की जो है एज थी खाली 10 साल और ज्योतिराव जी की उम्र थी खाली 13 साल की। ठीक, लेकिन बाद में जाके कुछ चीज़ें समझ में आती हैं लोगों को। ठीक, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा चाइल्ड मैरिज वहाँ उस समय के लिए आम बात थी। कोई ऐसा था ही नहीं कि जो है कोई नई चीज़ हो रही। तो लेकिन फिर भी उन्होंने चीज़ को समझा और उन्होंने अपोज भी किया चाइल्ड मैरिज को। उन्होंने कई सारी विधवा जो है री मैरिजेस भी ऑर्गेनाइज कराई, जो कि उस समय जो है सतीवती का सिस्टम रहता था। तो आप लोगों ने राजा राम मोहन रॉय और फिर उसके बाद जो ईश्वरचंद विद्यासागर, इन सबका नाम सुना होगा। तो इन लोग का बड़ा रोल है। वैसे उन 1848 में इन्होंने एक स्कूल भी चालू किया गर्ल्स के लिए, शूद्र के लिए और अति शूद्र के लिए, पूना में। ठीक है, मतलब उस समय स्कूल खोलना, आज के टाइम पे जो है इतना ज़्यादा भेदभाव होता, सोचिए कितनी मतलब करज, ये होता है असली करज। ठीक है ना, ये नहीं होता है कि बाजू फुला के और जो है धमकाने से और जो है मतलब फालतू में जो है गुर्राने से जो है कोई करज होता है। करज असली ये है सोसाइटी के खिलाफ पूरे लड़ जाना। ठीक, और इन्होंने जो है इस तरीके का हिस्टोरिक काम जो है ज्योतिराव जी ने 21 साल के थे तब, और जब उनकी वाइफ 18 साल की थी तब हुआ था। तो आज की जो मैरिज वाली डेट है भाई साहब यही है। तो उस समय तक देखो इनको कितना जो है दिमाग, ये सब चीज़ें आ चुकी थी कि समाज में क्या क्या चीज़ें गलत हैं। 1853 में देखा जाए तो ज्योतिराव और सावित्रीबाई जी ने ये जो है ये वाला फैक्ट ज़्यादातर आप लोग को कहीं बुक में नहीं मिलेगा और न्यूज़ में है, चूँकि इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने एक केयर सेंटर फॉर प्रेग्नेंट विडोज़ के लिए चालू किया था कि उनकी सेफ डिलीवरी हो सके। ठीक, और उसके पीछे इनका रीज़न क्या था इसको चालू करने का, कि जो शिशु हत्या होती है, इन्फेंटिसाइड होती है, उस प्रैक्टिस को ख़त्म किया सके। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था कि लड़की हो गई तो मार देते थे। ठीक, बर्डन होता है, फालतू फालतू चीज़ें हैं। तो ये इसका नाम जो उन्होंने रखा था, ये इंग्लिश में था होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड। हिंदी में पूछ सकता है यूपीपीएससी यूपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह किसने चालू किया? ज्योतिराव और सावित्रीबाई जी ने चालू किया। और जो है कहाँ पर? अपने घर में ही चालू किया भाई साहब, 395 गंज पेट, पुणे में। ठीक, इस वाले ही संस्था को तो सब लोग जानते हैं, सोसाइटी को सत्य शोधक समाज या फिर ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ये इन्होंने 24 सितंबर 1873 में चालू किया था। और जो भी इनके जैसे दिमाग वाले लोग थे उन लोगों ने चालू किया था। और इसमें इन्होंने समाज में चेंज आना चाहिए, जो उल्टे सीधे ट्रेडिशन परंपराएं चलने उसको ख़त्म करो, जो है ज़्यादा खर्चा वर्चा मत करो, कम इकोनॉमिकल वेडिंग करो, इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज वैसे भी बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि इससे क्या होता है बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है, जीन्स थोड़ी और ज़्यादा जो है डाइवर्स होती हैं। खैर, तो ये चीज़ें हैं। और एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, ठीक, और विडो री मैरिज,
इन सब के लिए सत्यशोधक समाज के बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, बुक्स में भी दे रखा है। लेकिन ये वाला फैक्ट जो है, बाल हत्या प्रतिबंधन गृह, ये इन्होंने अपने घर में चालू किया था। प्रेग्नेंट विडोज, ठीक, जो ऐसी विधवाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनकी सेफ डिलीवरी के लिए, साथ ही साथ जो इन्फेंटिसाइड है इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यूज से संबंधित है। नारी शक्ति पुरस्कार, कल जो है इंटरनेशनल वीमेन डे था। क्या थीम थी, मैंने एक इसके लिए शॉर्ट भी बना के दिया था आप लोगों को अपने चैनल पर। क्या थीम थी जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक, जेंडर इक्वेलिटी से कुछ संबंधित था और सस्टेनेबल टुमारो से संबंधित था। बचा ही कुछ नहीं है, बस उसके पीछे का पूरा लिख के बता दीजिए और क्या मतलब है उसके पीछे, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा। ठीक, नारी शक्ति पुरस्कार भाई साहब जो है कौन दे रहा है, ये प्रेसिडेंट जी दे रहे हैं। ठीक, कौन कौन से फैक्ट पूछ सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2020 और 21 के एक साथ दिए जा रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से 2020 के नहीं दिए जा सके थे। 8 मार्च को दिए गए, इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है। और जो है आपका इसमें 28 अवार्ड दिए जा रहे हैं, 14-14 ईच को। ठीक, जो है आपका 29 इंडिविजुअल को लेकिन दिया जा रहा है, यानी कि 2 लोग को मिल रहा होगा एक अवार्ड, साथ में कंबाइंड जॉइंटली दिया जा रहा होगा संयुक्त रूप से। और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है, स्पेशली वनरेबल और मार्जिनलाइज्ड जो वुमेन है, जो हाशिए पे और कमज़ोर जो महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए, उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है। ठीक, और 2020 के और 2021 के विनर्स को दिया गया। कौन कौन से एरियाज है जिसमें दिया जाता है भाई साहब, तो ये है एग्रीकल्चर में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशन, सोशल वर्क, आर्ट्स, क्राफ्ट, स्टेम। स्टेम का फुल फॉर्म भाई साहब तुरंत कमेंट करके बताइए। कुछ साइंस, आपका टेक्नोलॉजी, मैथ्स, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो उससे संबंधित है। और मर्चेंट नेवी में भी दिया गया है 2021 में। एजुकेशन, लिटरेचर, डिसेबिलिटी राइट्स, इन सब के क्षेत्रों में जो महिलाओं ने बहुत ही विशिष्ट, अति विशिष्ट काम किया है, उनको ये पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए हैं। प्रेसिडेंट जी देते हैं, देखो फोटो से याद हो जाएगा आपको, प्रेसिडेंट देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से दिया जाता है। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है ना, क्या है कि विलेज में आपका एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को के लिए जो है बढ़ावा देना है। ठीक, तो वहाँ पर भी स्टार्टअप टाइप की चीज़ चालू करिए। स्टार्टअप आप लोग पता है कि कुछ नया आइडिया है, कोई नए लोग उद्यमी हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए आइडिया को लाना चाहते हैं, तो उसको जो है बढ़ावा देना, फैसिलिटेट करना, सरकार की तरफ से मदद मिलना। जो सीड फंडिंग होती है, सीड फंडिंग मतलब कि किसी भी कार्य में शुरुआती जो पूंजी होती है उसको सीड फंडिंग होती है। कई लोग कहते हैं सर सीड फंडिंग मतलब बीज खरीदना है। अबे जब सॉफ्टवेयर बनाए तो उसमें बीज खरीद क्या करेंगे, कंप्यूटर तो ना उगाएंगे। तो ये चीज़ सीड फंडिंग होना, उसके बाद उनका इंक्यूबेटर होता है। इंक्यूबेटर मतलब जो आइडिया है उसको कैसे उसको जो है मार्केट में लाना है, कैसे उसको कमर्शलाइज करना है। ठीक, एक मतलब आइडिया जो है फुलफिल हो सके, उसके लिए जो है अब विलेज में हो सके ये काम। स्टार्टअप को, विलेज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये किस किस की मदद से हो रहा है, एक तो देखो भाई साहब, जब विलेज की बात हो रही है तो रूरल डेवलपमेंट हो गई मंत्रालय। ठीक, और साथ ही साथ एक संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। इस इंस्टीट्यूट के और रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है कि एक ऐसा डेवलप करेंगे सस्टेनेबल मॉडल जो कि प्रमोट करेगा उद्यमिता को ग्रास रूट पे, यानी कि विलेजेस पे। पूरी चीज़ समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। और ये भाई साहब, ये जो स्कीम है SVEP, ये एक अपघटक है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको आजीविका मिशन भी कहते थे पहले। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, वो भी आ रहा तो ये भी आएगा क्योंकि इसी के ही अंतर्गत SVEP को भी चालू किया जा रहा है। इसमें क्या है, उद्यमिता को बढ़ाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, विलेज में और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में बढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आधा अधूरा पढ़ा, हाफ नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर डेंजरस देन नो नॉलेज, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, विलेजेस में जो है स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। द पार्टनरशिप विल एनेबल द रूरल कम्युनिटी बाय हेल्पिंग देम सेट अप देयर ट्रेड्स एंड प्रोवाइड देम कंप्लीट सपोर्ट टिल दे आर स्टेबलाइज्ड।
समझ में आ गया। जो जो ग्रामीण समुदाय है उनको जो है मदद की जाएगी कि उनका व्यापार, उनका जो उनको जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो लगातार दिया जाए जब तक वो संभल ना जाए। समझ में आई बात। आगे क्या है कि भाई साहब ये पार्टनरशिप रूरल एंटरप्रेन्योर की हो रही है, इसमें इनको बैंक में जो है ऋण मिल सकेगा, वित्तीय सहायता हो सकेगी जैसे मुद्रा बैंक से। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली जो है इनको टेक्निक मिलेगी, ट्रेनिंग दिया जाएगा भाई, प्रशिक्षण जरूरी है, क्षमता बढ़ाई जाएगी इनका, और एडवाइजरी सर्विस भी होगी भाई साहब, अब ये करो अब ये करो। जैसे हमारे स्टडी प्लान में क्या है कि मैं क्या बताऊंगा आपको, हाँ भाई ये खत्म हो गया, अब इसमें फीडबैक ले लिया, अब आगे क्या करना है धीरे धीरे, ये जरूरी होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, उद्यमिता का भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगा। करेक्ट। इसके बाद क्या है, बेनिफिशियरी जो भी इस प्रोजेक्ट के होंगे वो भाई कौन है, स्वयं सहायता समूह वाले, सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोसिस्टम जो आजीविका मिशन में होता ही है। और स्कीम जो है इनको सपोर्ट भी करता है, बल्कि जो जो पुराने हैं उद्यमी और एंटरप्रेन्योर उनको सपोर्ट करता है, नए को भी सपोर्ट करता है। ये जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में समझ लेते हैं, जिसके बारे में आपको शायद मन में उत्सुकता हो रही होगी भाई साहब क्या है ये। तो ये एक स्वायत्त संगठन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के बीच में एक तरीके से समझौता ज्ञापन हुआ है। संस्थान बीच में कौन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके बताइए कहाँ मिलेगा ये चीज़। इनकी वेबसाइट पर जाइए, अबाउट अस पढ़िए, बहुत जरूरी होता है ये चीज़, मोस्ट रेलिवेंट। ठीक, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित PLI स्कीम। ठीक, वाइड गुड्स के लिए, ठीक, वाइड गुड, ठीक, आपका मेरिट गुड, ये सारी चीज़ें पता है कि नहीं, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, इकोनॉमी में है भाई साहब, 9th 10th ये सब पढ़ो। NCERT, ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक के पीछे भागोगे कुछ नहीं आएगा। बुक NCERT जो है मोस्ट रेलिवेंट, जो मोस्ट बेसिक बुक है उनको पढ़ो, और करंट अफेयर मेरा यहाँ पे देखते जाओ, जो भी चीज़ें इससे पीछे की जरूरत होंगी वो मैं कराता जाऊँगा। कुछ और जो है बड़ी बड़ी बुक पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर भैया एक बार नहीं पढ़ा और शुरुआत तैयारी करना चाहते हो, बेस बनाने के लिए बेसिक बुक जरूर पढ़ लो जो NCERT की हैं, जो मोस्ट रेलिवेंट बुक हैं। जैसे पॉलिटिक्स में लक्ष्मीकांत कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत को एवरीबडी सजेस्ट दैट, ठीक है, वो एक सेफ कॉर्नर होता है कि बोल दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप 9 से लेके 12वीं तक की पॉलिटी की बुक्स पढ़ लो, पॉलिटिकल साइंस की, और जो है बेयर एक्ट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी आर्टिकल है उसको वहीं से वर्ड वर्बैटिम पढ़ो भाई साहब, बहुत है। और जो जहाँ से डाउट हो बस उसको जो है इंटरनेट से ढूंढ के पढ़ लो। क्यों पहले पेज से तो आखिर तक पढ़ना, एक बार भी नहीं पढ़ी तो पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट गुड जैसे कि AC हो गया, आपका LED लाइट हो गई। अब LED लाइट वाइट होती है इसलिए वाइट गुड नहीं बोलना है, ठीक, तो ये चीज़ समझ लेना। तो PLI स्कीम क्या है, जो कि वाइट गुड्स के लिए बनाई जाए। PLI का स्कीम ये होती है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ और उससे जो है हम तुमको प्रोत्साहन और देते रहेंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक, प्रोत्साहन दिया जाएगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे प्रोडक्शन तुम बढ़ाओगे हम आपको जो है कुछ परसेंटेज वित्तीय सहायता भी प्रोत्साहन के रूप में 4-5-6% देते रहेंगे। अच्छी बात है यार, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो कोई आपसे अगर ये कहते कि बेटा तुम 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, एक काम करो तुम जो है 4 घंटे पढ़ो, ठीक, हम तुमको जो है बढ़िया इंसेंटिवाइज करेंगे, कल से चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक। तुम 4 घंटे बैठने लगे। लेकिन जब टेस्ट में नंबर आने की बात थी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप खाली बैठ रहे थे, फोकस आपका था ही नहीं। खाली आपका काम फोकस कहाँ था कि हमको 4 घंटे काटने और चॉकलेट चबाना है। तो देखो इस ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये भी काम करो और उसके बाद जो है जो मानक हैं, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत जो हैं उनको भी पूरे करते चलो, तभी आपको ये इंसेंटिवाइजेशन किया जाएगा। समझ रहे हो, हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पे पढ़ो 4 घंटे ऐसे कि 12 घंटे काम हो जाए। 1 घंटे को 3 घंटे में बदलना है, ये ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं रहता हूँ कि लोग जो है 24 घंटे जो है कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ज़्यादा समय होता है, बहुत समय वेस्ट होता है उसमें ज़्यादा। द स्कीम इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 7 ईयर पीरियड के लिए ये इम्प्लीमेंट करी जाएगी। AC और LED इसमें बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री इसमें जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये बताइए। ये स्कीम इसने अधिसूचित करी है अभी, और 2021 के 16 अप्रैल को किया था। इसमें इंसेंटिव जो है वो 4 से 6% तक दिया जाता है। जैसे जैसे सेल बढ़ाई जाती है
5 साल के लिए, ठीक 7 साल की स्कीम है, 5 साल के लिए दिया थी, 1 साल का बेस ईयर होता है और 1 साल जो है जस्टेशन पीरियड है। मतलब आप मान लीजिए 1 साल पहले हो गया, फिर 1 साल जो है स्कीम के अंतर्गत प्रोडक्शन भी तो करोगे, पहले दिन से तो ना प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 साल में जैसे जस्टेशन पीरियड में जैसा जैसा प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे 5 साल तक आपको जो है ये 4 से 6% तक इंक्रीमेंटल सेल करने पर इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक। और ये सिर्फ AC और LED लाइट के लिए है। 42 एप्लीकेंट आ चुके हैं इसमें, इस स्कीम का के जो है लाभार्थी बनने के लिए। इसमें एक एडिशनल एप्लीकेशन और भी इनवाइटेड की जा सकती हैं, क्लॉज 9.2 जो है स्कीम गाइडलाइन में बताया गया है, ठीक। और इसकी जो है समीक्षा और रिव्यू भी किया जाएगा टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यू संबंधित है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। नाम क्या है भाई साहब? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक। पहली बात, जब अभी इंटरनेशनल वीमेन डे हो रहा था तो उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक पार्टनरशिप करी, साझेदारी करी, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में और यूनिसेफ के साथ में। तो इस स्कीम के लिए 3 लोग हो गए। 3 लोग क्या, कौन कौन से हो गए? इसमें आपका कन्या शिक्षा उत्सव जो है प्रवेश उत्सव, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया क्योंकि एजुकेशन संबंधित है, और यूनिसेफ जो कि यूनाइटेड नेशन की संस्था है जो आपका एजुकेशन संबंधित काम करता है चिल्ड्रन के राइट्स के लिए। तो इन तीनों ने मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का जो है आयोजन किया है। अब है क्या भाई साहब? कन्या की शिक्षा करानी और प्रवेश कराना है, ठीक। यानी कि ये कन्याएं ऐसी हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। आसान भाषा में बिल्कुल एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। आउट ऑफ स्कूल हैं, इनको जो है शैक्षिक संस्थानों में वापस एक तो पहली बात जो है इनको दाखिला दिलाना है, और दाखिला के बाद जो है इनका रिटेंशन भी करना है कि भाई साहब ऐसा नहीं कि दाखिला करा लिया और फिर छुट्टी पे आ ही नहीं रही है या आ नहीं पा रही। तो ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए इन तीनों ने पार्टनरशिप करी है, ठीक। और जो स्कीम ऑलरेडी चल रही है उन्हीं का जो है ये लोग सहारा लेंगे, जैसे कि साग, BBBP, NEP। नहीं शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूँ, शॉर्टकट के चक्कर मत रहो, भूल समझ में नहीं आएगा, ठीक। साग क्या है? स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, ठीक। एक सबला स्कीम भी पहले आती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर से, ठीक। साग स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल जो कि 11 से 14, ये वाला जो कन्या जो शिक्षा प्रवेश उत्सव है ये 11 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनके लिए है, उनके एनरोलमेंट और रिटेंशन के लिए है, ठीक। और प्रतिधारण और नामांकन के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये कंप्रेहेंसिव सिस्टम जो है जो आउट स्कूल गर्ल्स हैं उनके लिए किया जा रहा है काम, ठीक। और एडोलसेंट गर्ल्स को जो है फॉर्मल एजुकेशन की तरफ खींचा जा सके, स्किलिंग की तरफ खींचा जा सके। ये कैंपेन जो है ये रोल आउट हुआ था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ BBBP यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, और इसमें 4 लाख से ज़्यादा लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है एज ए प्राइमरी बेनिफिशरीज, जो है प्राथमिक लाभार्थी। याद रहेगा, कंफर्म्ड है, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज संबंधित है। जो लोग CDS CAPF की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ये पढ़ें, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है उन लोगों के लिए। स्लाइनेक्स, एक एक फैक्ट, अब देखो ये फैक्ट वाली चीज़ है तो इसमें आपको फैक्ट देखना पड़ेगा। ये एक तरीके की नेवल यानी मैरीटाइम यानी कि समुद्री एक्सरसाइज है। स्लाइनेक्स में SL है आपका श्रीलंका और I जो है क्या है? इंडिया, ठीक। ये एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स, जो कि इस साल 7 मार्च से 10 मार्च तक विशाखापट्टनम में हो रही है। इससे पहले जो हुई थी 2020 में वो त्रिंकोमेली में हुई थी आपका श्रीलंका में, ठीक। ये 2 फेज में होगी, एक हार्बर फेज होगा, दूसरा जो है सी फेज होगा। मतलब एक जो है पास में हार्बर के पास में चलेगी एक्सरसाइज और एक जो है सी फेज जो है पानी में दूर में होगी, हाई सीज में कराई जाएगी, ठीक। इंडिया की नेवी की तरफ से जो है INS किर्च जो है गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, ये पार्ट ले रहा है। श्रीलंका की तरफ से सयूरला जो है पार्ट ले रहा है। इसका एम वही है भाई साहब कि एक दूसरे के साथ में जो है बढ़िया अंतर संचालन जो है क्षमता बढ़े और बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करें, नेवीज एक दूसरे को जाने पहचाने, साथ में मिलकर हमला बोल दें, ये सारी चीज़ें, या फिर हमला हो जाए तो श्रीलंका वाले इंडिया की मदद कर सकें, इंडिया वाले श्रीलंका की मदद कर सकें। सो वेल सो गुड, ठीक। तो ये चीज़ें हैं इंडिया के जो ये किस स्लाइनेक्स जो है हमारा जो हमारी एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक। और दूसरा प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर, फुल फॉर्म याद कर लो आएगा, ठीक। सिक्योरिटी, ठीक, सागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ऑल
इन द रीजन, सागर याद रखना, ठीक। ये वाला हमारा टॉपिक खत्म होता है। कहाँ हो रहा है इस बार? विशाखापट्टनम में। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल से संबंधित स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। इसको हम लोग अंग्रेजी में ज्यादातर समझते हैं फ्रीडम फाइटर, ठीक है ना। स्वतंत्रता सैनिक यानी कि फ्रीडम फाइटर, सम्मान करना है कैसे? पेंशन देकर उनको, ठीक। वो खुद अभी जिंदा है तो उनको पेंशन, या फिर उनके जो भी जो है सगे संबंधी जिंदा है तो उनको पेंशन। फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये स्कीम है और इस स्कीम को अब बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता सेना वाले ये सैनिक वाला, बस ये कुछ चीज़ें इसमें याद रखना। सैनिक सम्मान पेंशन इसमें दिया जाता है। 23,566 बेनिफिशियरी इस समय है भारत देश में। फ्रीडम फाइटर या फिर उनके जो भी पात्र डिपेंडेंट हैं, पात्र आश्रित हैं, उनको इसमें दिया जाता है। और पेंशन का अमाउंट भी समय समय पे जो है रिवाइज करके घटाया बढ़ाया जाता है। भाई घटाया तो नहीं जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और डीएनएस रिलीफ भी यानी कि महंगाई राहत भी दी जाती है। बिहार के लोग जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि बिहार में तो भाई साहब इसके संबंधित फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा भी है, शायद 2% है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित है। देखिए यप टीवी, जैसे आप लोग नाम सुना होगा, हॉट स्टार, ठीक, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, है ना। ये सब क्या है? ये आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप, यानी इंटरनेट के ऊपर ये सारे काम करते हैं। और इस पे कई सारी वेब सीरीज, मिर्जापुर देखेंगे भाई साहब, ठीक। और तो ये सब जो है ऑनलाइन स्ट्रीम करके इंटरनेट के थ्रू जो है ये सब धारावाहिक आपके लिए चलाए जाते हैं, ठीक। तो ऑनलाइन है तो इसकी जो है पहुंच, रीच भी बहुत ज़्यादा होती है भाई साहब। इंडिया के कोने कोने तक, जहाँ जहाँ इंटरनेट है, ज़्यादातर सब जगह है, तो वहाँ तक, और बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी पहुंच रहती है और रियल टाइम पहुंच रहती है। मतलब अभी तुम डालो, जैसे मैं ये वीडियो अभी डालता हूँ तो जो 6 बजे है तो 6 बजे ही यूएसए में भी दिखा सकता है। यूएस में हो सकता है टाइम चेंज हो थोड़ा, मतलब वो क्या टाइम चेंज होगा, 9.5 घंटे होता है वैसे तो, लेकिन देखा सकता है रियल टाइम तुरंत, ठीक। तो यप टीवी एक ऐसा ही ओवर द टॉप जो है प्लेटफॉर्म है। इसकी बात इतनी क्यों हुई? क्योंकि भाई साहब इसके साथ में भारत के जो पब्लिक सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर हैं, प्रसारक हैं, प्रसार भारती, उन्होंने समझौता ज्ञापन किया है, उन्होंने हाथ मिलाया है और कहा है कि भाई साहब जो हमारा दूरदर्शन जो हमारा इंडिया का चैनल है उसको बढ़ाओ, उसकी जो रीच है वो बढ़ाओ। और चूंकि तुम इंटरनेशनल फोरम्स पे भी काम तुम्हें दिखाया जाता है तो तुम्हारे प्लेटफॉर्म के जरिए हम भारत की आवाज, भारत का जो पक्ष है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रख पाएंगे। पूरी बात समझ में आ गई ना? बस ये चीज यहाँ पर जो है पूरा है कि डीडी चैनल को बढ़ाना है। कंट्री का क्या पर्सपेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट कोड है, वो भी मतलब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विकास पर जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात को रख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम क्या पक्ष ले रहे हैं। ये यप टीवी वैसा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, वेस्ट एशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत जगह पे भाई साहब ये अभी चल रहा है। लेकिन इंडियन है भाई साहब जो इसको चलाते हैं। इसके फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम है उदय रेड्डी। और मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था कि प्रसार भारती के चीफ जो नए सीईओ आए उनका क्या नाम है? शशि शेखर वेम्पति। याद आया कि नहीं आया? याद आ रहा है ना? अब टेस्ट सीरीज भी चालू होगी तो उसमें तो और अच्छे से याद आया करेगा, ठीक। जो चीज़ वहाँ दो करंट अफेयर में क्या होता है मैं आपको बताऊँ। करंट अफेयर में कई लोग परेशान होते हैं, सर करंट अफेयर में नहीं आते हैं नंबर। अबे तो टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में जो नहीं आया तो टेस्ट को वहीं छोड़ के भाग जाते हो क्या? उसमें टाइम देना पड़ता है। टेस्ट आप 25 लगाइए 125 की जगह, क्योंकि हर टेस्ट में यू हैव टू गिव सम टाइम कि आप उसको पूरा पढ़िए, समझिए, एवेल्युएट करवाइए, फीडबैक लीजिए और फिर पढ़िए और फिर उसमें इंप्रूवमेंट होगा। ये नहीं कि बस इंप्रूवमेंट नहीं हुआ और देखने लगे, रोने लगे, अरे यार उसमें 100 नंबर भी आ गए मॉक टेस्ट में तो भी कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नो डाउट। अगर 0 भी आ गए तब भी कोई नहीं, अगर आप सीखते गए तो आप समझो आप जीतते गए, ठीक। जो सीखेगा वो जीतेगा। तो ये चीज़ें 190 कंट्रियों में ये चल रहा है। भारत का क्या कल्चर है, वैल्यू है, ये भी दुनिया में दिखाई जाएगी इसके जरिए। और डोमेस्टिक और ग्लोबल डेवलपमेंट के बीच में भी ये ब्रिज की तरह काम करेगा, वही सारी बातें हैं। ये अब टीवी जो है ओवर द टॉप कंटेंट प्रोवाइडर है साउथ एशिया में, और लाइव टेलीविजन और ये सब दिखाता है। डाउनलोड करना देख लेना, मतलब डाउनलोड मत भी करना, मतलब कर लेना, चलो अच्छा। और इसका हेडक्वार्टर अटलांटा में है और हैदराबाद में। अटलांटा, वेयर इज दिस प्लेस?
कैन एनीबडी कमेंट? ठीक, कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट ये ऑफर करता है 300+ टीवी चैनल 15 लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, मराठी। चलिए एक काम करो, 22 जो हमारी शेड्यूल 8 की में जो लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से बताइए कोई लैंग्वेज क्या इसमें है या नहीं है। सीधी सीधी एक तो इंग्लिश दिख ही रही है। ठीक, तो एक बार मैच करिएगा ताकि आपको 22 भी याद हो जाए। और इससे संबंधित कौन से अमेंडमेंट्स हैं, बहुत आसान एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक कमेंट करें। शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस अमेंडमेंट, अरे यहाँ पे पूछ रखा है, दिमाग वैसे ही चल रहा है, मतलब इंटरलिंकिंग। खैर, जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इशू संबंधित हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डोनेट ए पेंशन। डोनेट अ पेंशन स्कीम मतलब पेंशन दान करें। सिंपल सा, बिल्कुल घबराओ मत, ऐसा नहीं कि कोई बुढ़ा होगा वो अपनी पेंशन पूरी दान कर देगा, नहीं। इसमें क्या होने वाला है, पहली बात तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करी गई है? श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय, यानी कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया डोनेट ए पेंशन। देखो क्या होता है, एक स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम मतलब लेबर, योगी श्रम योगी मानधन योजना। तो ये कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके लिए ये स्कीम चलाई गई। उसमें ये कहा गया कि 18 साल से 40 साल तक के बीच में आप इसमें जुड़िए इस स्कीम के साथ में। ठीक, और आपको जो है करीबन 55 रुपए से 200 रुपए तक के बीच में आपको प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, और जितना आप दोगे उतना ही गवर्नमेंट भी देगी, यानी कि आपने 200 रुपये मान लीजिए डाला तो गवर्नमेंट भी उसमें 200 रुपये डालेगी। ठीक, ऐसा बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। ये स्कीम 2019 में लॉन्च करी गई थी और इसमें कहा गया था कि जब आप जो है 40 तक का आपने भरा, फिर ये 60 साल के जब हो जाओगे तो आपको पेंशन के रूप में 3000 रुपये जो है मिलेंगे हर महीने। ये चीज़ समझ में आ गई। ये पूरी स्कीम थी। अब इस स्कीम में जो श्रमयोगी, कई लोग को जो है कई सारे कारण की वजह से वो इसमें पैसा नहीं डाल रहे थे, या फिर कई लोग ये भी कह रहे थे कि लाओ यार हम तुम्हारा जो है फ्यूचर सिक्योर कर देते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो लोग हैं जिनके यहाँ ये लोग काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक, पेंशन नहीं पूरी दान करेंगे, वो लोग ये जो 55 रुपए से 200 रुपए, बहुत ही माइन्यूट सा है यार, ये रुपया डालें। ठीक, ताकि उनको जो है इन श्रम योगियों को पेंशन जो है मिल सके जब वो 60 साल के हों। 18 ये सारी जो कंडीशन है वो होनी चाहिए पूरी। ठीक, और जो है इसमें वो लोग खुद ना डाल के, उनके जो लोग जिनके यहाँ जो ये लोग काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो लोग ये जो है पैसा डालें, प्रीमियम डालें, उतना ही गवर्नमेंट में डालेगी तो इनको पेंशन मिल जाएगी जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल। कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी जो है इसमें जो है स्कीम चल रही है, क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन इसमें मैच करता है, 3000 रुपये तक का मिलेगा। 3 मार्च तक का भी डेटा है कि 46.34 लाख एनरोलमेंट इसमें हो चुके हैं। डोनेट ए पेंशन अलाउ करता है किसी सिटीजन को, वो डोनेट कर सकता है प्रीमियम कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ। और ये देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए है स्कीम। डोमेस्टिक वर्कर हो, ड्राइवर हो, हेल्पर हो, केयर गिवर हो, नर्स हो, हाउस होल्ड एस्टेब्लिशमेंट, उसमें किया जाता है। अमाउंट जो है करीबन हर साल आप जो है 660 रुपये से 2400 रुपये तक आप दे सकते हो। कंट्रीब्यूशन फॉर ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर। ठीक, बेनिफिशियरी दे सकता है। और ये कहाँ पे भाई जो है पेड कर सकते हो? मानधन.in, ये वेबसाइट, वहाँ पे कर सकते हो, या फिर पास के CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पे चले जाओ भारत में कहीं पे भी, और वहाँ जाके अब ये कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वेरी गुड, वेल थॉट जो है ये वाली स्कीम मुझे लगी है बहुत अच्छा। अगला जो टॉपिक है, और महिलाओं का सम्मान करते हुए फिर से जो है उनके लिए हैट्स ऑफ, उनके लिए थम्स अप है। इंटरनेशनल वीमेंस डे हुआ। यहाँ पे कुछ हम ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ सकता है और ओवरऑल एज ए जनरल व्यूअर भी हमें पता होना चाहिए। देखिए 8 मार्च को जो है हर साल इंटरनेशनल वीमेंस डे बनाया जाता है, UN की तरफ से ये ऑब्जर्वेंस किया जाता है। ठीक, ये चीज को याद करता है कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक अचीवमेंट जो व्यूमन ने किए हैं। ठीक है, महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उपलब्धियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। अच्छी बात है। ये जो है यूनिवर्सल फीमेल सफरेज मूवमेंट एक चालू हुआ था न्यूजीलैंड में। ठीक, मतलब कि ये था कि यूनिवर्सल फीमेल सफरेज होना चाहिए। पहले ये होता था कि महिलाओं में भी कुछ महिलाओं को ही था। ठीक, पहले तो महिलाओं को तो वोटिंग राइट्स ही नहीं थे। जब मिले भी तो उसमें कह दिया कि जो है तुम अमीर हो तो तुमको मिलेगा, तुम गरीब हो तुमको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक होना चाहिए। जो भी महिला 18 वर्ष के ऊपर है, जैसे भारत में है,
तो उसको भाई वोटिंग राइट मिलना चाहिए। वैसे ही ये चीज़ जो है चालू हुई न्यूजीलैंड में, IWD ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम लेबर मूवमेंट नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक, और उसके बाद जो है ये इंटरनेशनल वीमेन डे जो है ये मेन स्ट्रीम ग्लोबल हॉलीडे हो गया जब यूनाइटेड नेशन ने 1977 में इसको अडॉप्ट किया कि हाँ भाई साहब हमें इसको हम मनाएंगे हर साल। इस बार का जो थीम है, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, कोई बात नहीं वो बता दे रहा हूँ, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। मतलब अगर हम लैंगिक समानता का पालन नहीं करेंगे आज, तो कल जो है सस्टेनेबल जो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट गोल इन सब की बातें कर रहे हो, कुछ नहीं होगा यार। आधी पॉपुलेशन महिलाओं की, कैसे आप किसी एक जो है में आधे पूरे विश्व में आधी पॉपुलेशन को जो है दरकिनार करके उसके अधिकारों का हनन करके उसको अपॉर्चुनिटी जो है स्टेटस जो है समान ना देके कैसे तुम सोच सकते हो कि तुम जो है सस्टेनेबल टुमारो पा सकते हो? नहीं पा सकते। एक स्थायी कल के लिए ये आज लैंगिक समानता होना जरूरी है। ठीक, और ये भी बहुत जरूरी है आपको बताना कि व्यूमन से संबंधित, ठीक, जो हमारे पुरुष भाई लोग हैं, विमेन से संबंधित हर साल एसए में क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं तो जनरल स्टडीज में क्वेश्चन आता ही आता है। पढ़ो भाई साहब, वैसे नहीं तो ऐसे ही सुधर जाओ। ठीक, सुधरना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि जो है महिलाओं का सम्मान सबसे, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बताइए कौन से फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि हमें विमेन का सम्मान करना चाहिए। ठीक, जो 2022 है ये जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात चल रही है, कई सारे जो है ग्रेटेस्ट ग्लोबल चैलेंजेस चल रहे हैं 21st सेंचुरी में। तो जेंडर इक्वलिटी लाओ, सस्टेनेबल फ्यूचर पाओ, ये जरूरी है। इक्वल फ्यूचर है सभी के लिए और ये हमें इसके लिए काम करना चाहिए। तो कैसा लगा आज का आप लोग को सेशन? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर तोड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब और आंसर्स जरूर कमेंट करिएगा। पेड ग्रुप मॉड्यूल मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक कंप्लीट यूपीपीएससी का पेड ग्रुप है हमारा, 7,000 रुपये का। इसमें सबको स्टडी प्लान, डेली स्टडी प्लान, टेस्ट सीरीज, काउंसलिंग, पर्सनल गाइडेंस और आपका रोज जो है टॉपिक दिए जाते हैं, उस पर लाइव डाउट डिस्कशन होता है। ठीक, आपको करंट अफेयर मिलेगा, करंट अफेयर संबंधित जो है हर वीकली टेस्ट होंगे। कितने भी आप डाउट पूछो, 5 पूछो, 75 पूछो, 575 पूछो, सबके डाउट का जो है समाधान यहाँ पे किया जाता है, बिल्कुल क्लियर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि खाली भैया करंट अफेयर की ही संबंधित आपको जो है पढ़ना है या फिर करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज लगानी, तो उसके लिए अलग से है। ओनली टेस्ट सीरीज डाउट डिस्कशन के लिए जो है आपका अलग है, 4200 रुपये का। इंटीग्रेटेड करंट अफेयर ये मेरा इनोवेशन है कि भाई साहब करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित जो है हमारा जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसी से आता है वो। तो करंट अफेयर का कंटेक्स्ट भी समझो और उसके बाद जनरल स्टडीज़ से भी समझो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पिछली बार अभी जब यूपीएससी का मेंस हुआ तो उसमें लैंडस्लाइड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक, अलग अलग सब्जेक्टों में क्वेश्चन आए, वो इसीलिए आए थे क्योंकि वो करंट अफेयर में थे। तो जो करंट अफेयर में है उससे संबंधित ही जो जीएस के सिलेबस को खगोल जो है जो निकाल के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो यही है रिवर्स इंजीनियरिंग, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जो लोग पढ़ चुके हैं एक बार, कम से कम एक पढ़ा हुआ है, या फिर जो लोग जो है टाइम कम है नहीं दे सकते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग ये बिल्कुल पिन पॉइंट करके पढ़ें, तो वो ये ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि करंट अफेयर और उससे संबंधित जो भी जीएस का बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी प्रिपरेशन और डाउट डिस्कशन, वो सब हम इसमें करेंगे। इसमें लेकिन टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा क्या है, कोई डाउट डिस्कशन नहीं होगा। अगर आप लोग सिर्फ पीडीएफ चाहिए टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर की पीडीएफ, तो वो ले सकते हैं, 3100 रुपये की है। काउंसलिंग, गाइडेंस और डाउट डिस्कशन, मान लीजिए आप कहीं पे भी पढ़ते हैं, ठीक, कहीं पे पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई आपको सपोर्ट है नहीं भाई साहब। कभी आपको टीचर से मुलाकात होती नहीं, कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हो, कई सारे डाउट रहते हैं, वो कोई डाउट आपके क्लियर करने के लिए कोई नहीं है। ठीक, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, आपकी डायग्नोसिस पूरी की जाएगी भाई साहब, क्या कमी चल रही है, क्या क्यों नहीं एग्जाम निकल रहा है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। कॉलिंग सपोर्ट होगा, कॉलिंग सपोर्ट पहली बार नहीं है इसमें, फिर उसके बाद जो है हर वीक में एक कॉल सपोर्ट आपके लिए रहेगा। ठीक, पूरे मंथ में 4 बार कॉलिंग सपोर्ट हम देंगे कि भाई साहब अब बताइए क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें आपको लग रही है, कुछ सुधार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पूरी काउंसलिंग मेंटोरशिप यहाँ पे करी जाएगी डाउट डिस्कशन के साथ में। मान लीजिए आप पॉलिटी कुछ पढ़ रहे थे, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, आपको कोई जो है उसमें वहाँ पे डाउट आता, तो आप यहाँ पे हमारे ग्रुप में जुड़ के वहाँ पे डाउट आके पूछ सकते हैं। बस वो स्टडी संबंधित होना चाहिए। ठीक, और मान लीजिए मेंटली कोई स्टडी का प्रेशर बन रहा है, तो उसके लिए भी आपका यहाँ पे समाधान किया जाता है।
ठीक। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग भी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो, एक ही जगह बस एक पेड ग्रुप ले लिया, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाए। जैसे टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में सेक्शनल भी है, फुल भी है और करंट अफेयर टेस्ट भी है, तो उसमें कम से कम 25 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक। और उसमें डाउट डिस्कशन, इवेल्युएशन, फीडबैक। ठीक। तो मैंने कल जैसे एक वीडियो भी दिया था आप लोगों को टेस्ट का, कि कैसे टेस्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं और करंट अफेयर के, और कैसे जो है उस पर एक्सप्लेनेशन क्या किया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ हो रहा है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये वाला कंप्यूटर वाला ले लेंगे तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मेंस का खैर एग्ज़ाम तो बाद में होगा प्रीलिम्स में, लेकिन फिर भी कई लोग लिखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कई बार निकाले हुए हैं प्रीलिम्स, तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो लोग मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो क्वेश्चन देंगे वो आप वहाँ पे करिए। ठीक। बाकी आप अपना भी कोई क्वेश्चन जो है कहीं से भी देख के आप लिख के इवेल्युएट करना चाहते हैं तो वो भी किया जाएगा। सिर्फ इसमें 10 रुपये जो है ऑडियो लेक्चर के थ्रू आपका आंसर इवेल्युएट कर दिया जाएगा। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।